हम्म तो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट लॉ तो पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? बहुत सिंपल सी बात है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड होगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना आप इलेक्ट्रिक चार्ज पास करेंगे उतना ही ज्यादा अमाउंट सब्सटेंस का उतना ही ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें हमें जो इंपॉर्टेंट चीज मिली थी वो मिला था जेड, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। उसकी डेफिनेशन मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, Q इज इक्वल टू आई टी होता है ना, आई टी, ठीक है। तो W इज इक्वल टू जेड आई टी, ठीक है। और जब I एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तब आपका हो जाएगा W इज इक्वल टू जेड। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को, ठीक है, जैसा कि हमने कल किया। ये तो हुई फर्स्ट लॉ की बात, ओके। अब फैराडेज सेकंड लॉ, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइसिस से डील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब ये देखो, आपको जो डायग्राम दिख रहा है ना वही इसका लॉ है, ओके। यहाँ पर क्या हो रखा है, 3 इलेक्ट्रोलाइट को इन्होंने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट लिए हुए हैं? AgNO3, CuSO4 और आपका ये क्या बोलते हैं, AuCl3, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रोलाइट्स इन्होंने सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अब ये क्या करेंगे, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ये देखो सेम बैटरी से इनको कनेक्ट किया हुआ है, तो सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनमें पास करेंगे। तो उससे जो इनके इलेक्ट्रोड्स पर सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो इनके इक्विवेलेंट वेट्स के रेशियो में होगा। ये बहुत सिंपल सा लॉ है, ये देखो, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कनेक्टेड इन ए सीरीज। बात समझ में आ गई? when same quantity of electricity is passed through different electrolytic solution connected in a series, ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से और सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, हम लोग सेम बैटरी से इनको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब आगे वाला पार्ट देखो इसका, द वेट्स ऑफ द सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स पर जो सब्सटेंसेज का जो वेट प्रोड्यूस होगा, जो जितना अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स, ठीक है। उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ओके, या उसके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में होगा। इसको इस तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं, आप आपके सामने 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। अब इनमें जैसे ही आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे ही की को आप ऑन करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसको किस तरह से हम लोग कोरिलेट करते हैं वो देखते जाओ फटाफट। सबसे पहला इलेक्ट्रोड हम जो इलेक्ट्रोलाइट है वो Ag का है, तो मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड, Ag कितना डिपोजिट, और इनका जो रेशियो होगा मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड और मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड, जो इनका रेशियो है वो ही इनके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होगा। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। ये लो भाई, ये जो इनका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है ये इनके इक्विवेलेंट वेट्स के रेशियो में होगा, ठीक है। यही सेकंड लॉ है। अब सेकंड इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। सेकंड इलेक्ट्रोलाइट है मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड, लिखते जाओ आप लोग, Cu डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ Au डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Au, ठीक है। एक कोरिलेशन हम लोग डेवलप कर सकते हैं Au और Ag की। तो ये आ गया मास ऑफ Au डिपॉजिटेड डिवाइड बाय मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड, ठीक है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Au डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। ये लो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा लॉ है, जब आप डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो मास
डिपॉजिट हो रहा है वो उसी रेशियो में होता है जो उनके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। इक्विवेलेंट के वेट के रेशियो में वो मास है वो डिपॉजिट होता है। अब ये जो फेराडेज लॉ है इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। उनमें से एक क्वेश्चन हमारे पास है जो बहुत बार आया हुआ है, और कोइंसिडेंटली दैट इज द इन चैप्टर एंड एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। ये काफी बार आ चुका है, ठीक है। ये वाला जो न्यूमेरिकल मैं आपके सामने रख रहा हूं ये है आपका सेकंड लॉ का न्यूमेरिकल। जरा पढ़ना इसको, पढ़ना इसको जरा, ये आखिर है क्या। द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एबीसी, एबीसी 3 सेल है हमारे पास। सॉल्यूशंस उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स ये हैं ZnSO4, AgNO3 और आपका कौन सा है थर्ड वाला, क्या है? CuSO4। CuSO4 रेस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन ए सीरीज। सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब सेकंड लॉ की बात कर रहा है। देख लो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही सेकंड लॉ की तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो फैराडेज का सेकंड लॉ है। 3 इलेक्ट्रोड सीरीज में कनेक्टेड है, 3 इलेक्ट्रोलाइट सॉरी। स्टेडी करंट 1.5 एम्पियर ये पास किया गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, है ना। नोट करने की ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब 1.5 जो एम्पियर करंट पास हुआ ये देखो, तो उससे एजी का अमाउंट दिया हुआ है इन्होंने। एजी कितना डिपॉजिट हुआ? 1.45 ग्राम, ठीक है, डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल बी। ये बी सेल में है एजी, ठीक है। ये तो ए बी सी 3 है ना, तो ए सी आपका ए हो गया ZnSO4 वाला, बी आपका ये हो गया, सी आपका ये हो गया, ठीक है। अब जो इसने क्वेश्चन पूछा है वो देखो, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। एक तो ये पूछा है करंट कितनी देर तक फ्लो हुआ है कि एजी का 1.45 ग्राम डिपॉजिट हो गया। पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको? इन्होंने डेटा क्या दिया है, 3 इलेक्ट्रोलाइट सीरीज में कनेक्टेड हैं, 1.5 एम्पियर हमने पास किया और एजी का अमाउंट दिया इन्होंने, एजी कितना डिपॉजिट हुआ। क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है कि कितना टाइम तक, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितना टाइम तक करंट पास किया हमने। दूसरा ये है व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड, और ये भी पूछ लिया कि भाई कॉपर और जिंक वाले कंपार्टमेंट में उन सेल्स में कॉपर और जिंक का कितना डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो सेकंड लॉ से ये कैसे गवर्न होगा, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका नंबर 1 उसका आंसर दे देते हैं। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितना कितना टाइम तक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया है आपको? कोई आइडिया है आपको? इक्विवेलेंट वेट में लिख देता हूं, इक्विवेलेंट वेट मैं लिखूंगा नहीं, मैं यहां पर लिखने वाला हूं एटॉमिक एटॉमिक मास। एजी का कितना है 108, ठीक है। आपके सीयू का कितना है 60, सीयू का है आपके 63 ले लो, 0.5 का चक्कर नहीं रखेंगे हम यहाँ पर। Zn का 65 ले लो बस, 0.5 का चक्कर नहीं रखेंगे। ये एटॉमिक मासेस है इनका, ठीक है। इससे आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले मुझे ये बता दो हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कैसे निकालोगे? ये फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है, इसमें सेकंड लॉ का कोई रोल नहीं। फर्स्ट लॉ सर में टाइम, चार्ज निकालेंगे। हाँ हाँ हाँ, देखो सबसे पहले तो इसने एजी का डेटा दिया है ना हमें 1.45, ठीक है। तो हम इस तरह से करेंगे, ये आपने बिल्कुल सही इशारा किया है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, चार्ज निकालेंगे। चार्ज कैसे निकालेंगे वो देख लो। एजी की इक्वेशन हमें पता है, एजी प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एजी। तो ये 1 मोल डिपॉजिट हो गया। ये 1 मोल कब डिपॉजिट हुआ, जब हमने इलेक्ट्रॉन 1 मोल लिया। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फेराडे, है ना। इट मींस 96500 कूलाम, कितना हो गया, ठीक है। और 1 मोल इधर क्या अमाउंट हुआ, 1 मोल इसका इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है ना। 1 मोल अमाउंट क्या हुआ, 1 मोल अमाउंट आपका कितना हो गया भाई 108 ग्राम। ये लो, इसका मतलब ये क्लियर हो गया इस इक्वेशन से, है ना। ये इक्वेशन देखो आपको दी नहीं जाएगी, ये आपको पता होनी चाहिए, इक्विवेलेंट वेट आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो अब इससे आपको ये पता चल गया है कि आप जब इतना कूलाम पास करेंगे, ठीक है, तो आपका 108 ग्राम एजी डिपॉजिट होगा। तो जब इतना क्या बोलते हैं, इतना ग्राम एजी डिपॉजिट हुआ है तो कितना कूलाम चार्ज पास हुआ है वो आपको निकालना है। तो अब आपका बहुत सिंपल सी बात है, 108 ग्राम डिपॉजिटेड, ठीक है, डिपॉजिटेड ऑन पासिंग, कितना पास कर रहे हैं भैया 96500 कूलाम, ठीक है। तो आपका 1.45 ग्राम कितने में होगा, ये तो आप कर ही सकते हो ना।
108 डिवाइड बाई 96500 मल्टीप्लाइड बाई 1.45। सही बात है क्या? बताना जरा, सही बात है या नहीं है? नहीं है सर, 965 क्या हुआ? ठीक है, अब इससे तो क्या हो गया, इससे आ गया आपका ग्राम ग्राम, नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा रिवर्स हो गया ना, पर ग्राम लेना है हमें, ठीक है, पर ग्राम लेना है, तो ये अब सही है। ओके, नहीं यहाँ पे क्या था, 108, ठीक है। अब ये आप इसको करेंगे ना, तो आपका चार्ज आ जाएगा कि कितना कूलाम डिपॉजिट हुआ, कितना कूलाम आपने फ्लो किया, ठीक है ना। इसकी कैलकुलेशन करना जरा, फटाफट बताओ इसका कितना हो सकता है, उतना कूलाम पास हो जाएगा। फटाफट बताओ कोई भी करके, और फिर हम लोग चलते हैं, टाइम निकालना है ना हमें, है ना। तो हम लोग जानते हैं W इज इक्वल टू आई टी, यही तो होता है। आई हमारे पास है, W हमारे पास है 1.45 ग्राम, इज इक्वल टू करंट आपके पास है, करंट है आपका सर यहाँ पे जो फॉर्मूला सर काम ले रहे हैं सर, ये वेट निकालने तो क्या हुआ? इसका कूलाम बता दो बस, और कुछ नहीं करना आपको, इसका कूलाम बता दो। 1295 1000 1295 90 सर 1295 ठीक है, तो अब आप 95 है क्या, बताना जरा, आवाज नहीं आ रही। सर, 0.6। ओके, ठीक है, कूलाम ये हो गया, ठीक है। अब इतना कूलाम आया, तो अब आप इससे टाइम निकाल सकते हैं ना, टाइम निकाल सकते हैं ना, आपको पता है कूलाम आपने निकाल लिया, Q इज इक्वल टू आई टी होता है, तो कूलाम आपका है 1295.6 इज इक्वल टू आई, आपने कितना फ्लो किया 1.5 एम्पियर, तो अब आप टी निकाल सकते हो ना, ये मल्टीप्लाइड बाई टी, तो अब आपका टी आ जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका आ गया 1 पॉइंट, इसको डिवाइड कर देंगे फिर इससे, है ना, ठीक है, 1.5 से डिवाइड कर देंगे 1295.6 को, और वो आपका टी कितना आ गया, बताना जरा, 900 800 के आसपास आना चाहिए, 1295.6 डिवाइडेड बाई 863.7। 863.7, ये सेकंड में आएगा आंसर, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो सेकंड में। हाँ, ये टाइम है इन सेकंड में है, ये सेकंड में आपका आ गया, तो ये हाउ लॉन्ग वाला जो क्वेश्चन था ना, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, ठीक है, उसका आंसर आ गया, हमने इतनी सेकंड तक पास किया। अब इसका जो प्लानिंग है वो आप सिंपल सा समझ लो, हमने, हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज ये था, ठीक है, उसके बाद में हमने ये पता किया कि यहाँ कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हुआ है, तो यहाँ इतना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हुआ है, ठीक है। अब जब चार्ज आ गया हमारे पास, तो Q इज इक्वल टू आई टी से हम लोग सीधा क्या निकाल सकते हैं, Q की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितना कूलाम चार्ज है, आई हमारे पास गिवन है, तो टी हम निकाल सकते हैं, ये टाइम आपका आ गया, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड लॉ से रिलेटेड है, वो है व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। अब आपको पता है इनका जो भी मास डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में होगा, किसके रेशियो में होगा, इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में होगा, यानी कि बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, W1 डिवाइडेड बाई W2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट 1 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट 2, ये रेशियो में होगा, जो भी होगा वो, ये जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा है, ठीक है। अब इसका इन्होंने यहाँ पर एक तो जिंक का पूछा है और एक कॉपर का पूछा है, यही तो पूछा है, ठीक है, तो इन दोनों को हम एजी से कोरिलेट कर देंगे, एजी से कोरिलेट कर देंगे, तो अब आप लोग कैसे क्या फॉर्मूला लिख सकते हो, मास ऑफ एजी डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाई, पहले जिंक वाला कोरिलेट कर देते हैं, कोई बात नहीं, मास ऑफ mass of Zn deposited is equal to equivalent weight of Az divided by equivalent weight of Zn, ठीक है। तो मास ऑफ Az डिपोजिटेड ये तो हमको पता है 1.45 ग्राम, मास ऑफ जिंक डिपोजिटेड ये हमको निकालना है,
ठीक है, और इज इक्वल टू, यहाँ पर यही लिख देते हैं, मास ऑफ Zn इज इक्वल टू आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, ये आपका 108 आएगा क्योंकि उसकी पॉजिटिव वैलेंसी 1 है, ठीक है, उसका इक्विवेलेंट वेट और मोलर मास एक ही है। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn ये कितना आएगा, फटाफट बताना मुझे। 65 हमने इसका एटॉमिक मास लिया है ना, तो Zn की वैलेंसी यहाँ पर 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो 2 से हाँ डिवाइडेड बाई 2 30, 2.5 32.5। अब आप इसको सोल्व कर दो, मास ऑफ Zn आ जाएगा। ये सेकंड लॉ की एप्लीकेशन है, ये न्यूमेरिकल यहाँ पर ये जो स्टेप है ये सेकंड लॉ की एप्लीकेशन है। इसी तरह से आप वो भी निकाल सकते हो, कौन सा, कॉपर का निकाल सकते हो, उसको भी एजी से कोरिलेट कर दो, ठीक है, कॉपर का भी मास आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से आप ये जिंक का कैलकुलेट करेंगे, ये 0.436 ग्राम आएगा जिंक का मास। तो इस तरह से आप कॉपर का भी निकाल सकते हो। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको फेस करने के लिए मिलते हैं सेकंड लॉ के बेसिस पे, ठीक है ना। आपने देखा सेकंड लॉ के बेसिस पे ये जो न्यूमेरिकल था ये हमने सोल्व किया है। ओके, अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, ठीक है, और वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी तक देखो हमने किया क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस वाले जो पार्ट है ना उसमें हमने किया क्या है, हमने फैराडेज लॉ देख लिए, दोनों के बेसिस पे न्यूमेरिकल देख लिए, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है वो भी हमने देख लिया। अब एक हमारे पास मेजर प्रॉब्लम है, जो मैंने बताया था ना वो प्रॉब्लम है ना, कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। वो प्रॉब्लम क्या है और वो सॉल्यूशन क्या है उसकी हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में बात करते हैं। आप लोग नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करो।